तो मैंने अपना क्लिनिक इमीडिएटली बंद कर दिया। बंद कर दिया। मैं कहा ये तो बहुत मुश्किल काम है। मुझे एक कॉमन बात समझ आई कि जिसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो एक मरीज को बेचारे को नहीं पता उसने डॉक्टर से क्या लेना है। व्हाट इज इंटीग्रेटिव मेडिसिन? इंटीग्रेटिव मेडिसिन ट्रेडिशनल मेडिसिन पर वो हम उसको कम्प्लीमेंट करते हैं अदर मेथोडोलॉजीज टू हील द पर्सन एज ए होल। मल्टीविटामिन इज नॉट गुड फॉर द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ये मल्टीविटामिन खुद आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बेनज़ीर मेहदी। वो एक अंग्रेज़ी की कहावत है ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी सेहत सबसे बड़ी नेमत होती है। इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि हमारे पास दुनिया की जितनी भी दौलत हो, कोई भी सहूलियात मौजूद हो, मगर अगर हमारे पास सेहत नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं है। और जहाँ सेहत की बात आती है, हेल्थ की बात आती है, वहीं मसीहा का जिक्र भी आना ज़रूरी होता है। मसीहा, डॉक्टर्स या मोहल्ले जिन्हें कह लीजिए, जिनकी बातों पे हम अमल करके एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाते हुए अपने आप को और अपनी फैमिली को जो है वो सेहतमंद रख सकते हैं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल आखिर होता क्या है? हम किस तरह मेडिसिन से दूर रहते हुए एक अच्छे लाइफस्टाइल को एडॉप्ट करते हुए अपने ख़ानदान की ज़िंदगी को आसान बनाते हुए और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम इस पॉडकास्ट में क्लियर करने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम ऐसी मालूमात आप तक पहुंचाएं या फिर वो बातें जो आपने आज से पहले सुनी ही ना हो। आपके जहन में बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिसके जवाब आज हम आपको इस पॉडकास्ट में देंगे, एक आम फहम ज़बान में, एक बिल्कुल आम कॉमन ज़बान में, ताकि आप उसे समझ सकें, अपना सकें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकें। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मुबशिर अहमद भट्टी, इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया लोगों तक, वो कॉन्सेप्ट जो हैं वो आप क्लियर कर सकें। और आपको आज यहाँ मधु करने का, आपको इनवाइट करने का यही हमारा मकसद है कि जो कुछ गलत कॉन्सेप्ट हैं हम उनको सही कर सकें, जो ट्रेंड कुछ गलत चल रहे हैं, लोगों के जहन में सवाल हैं, हम उनके जवाब दे सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो आप जिन लोगों से पहली बार मिलते हैं, जैसे मैं आपसे पहली बार मिली हूँ, तो आप अपना तारुफ किस तरह कराते हैं? कैन यू शेयर योर जर्नी इनटू द मेडिसिन? Sure. Assalamu alaikum. I think it is pleasure and honor the way I think we spend our life to display to the public. Basically ये डिज़ायर होती है किसी भी प्रोफेशनल्स की। तो जब मैं मेडिकल डॉक्टर बन रहा था तो हमारा एक, मुझे आज तक याद है, किसी ने कहना जी कि आप लोग मेडिसिन की बजाय खुराक से ठीक करें अपने आप को, अपने मामलात को ठीक करें। तो हमने ना बीइंग डॉक्टर मारे थे तो हम कहते थे नहीं आप मेडिसिन के बगैर कोई हल नहीं है, बाकी सब ये चीज़ें जो ना ये अदर वे हैं। तो ड्यूरिंग आवर इंटर्नशिप जब हम कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आई कि हम तो जितनी भी इस वक्त मेडिकेशन कर रहे हैं, पेशेंट हमें बताता है, हम जल्दी जल्दी उसके लिए ना जो वो कह रहा है उसकी दवाई लिख के दे देते हैं। तो मुझे एक बड़ी रियलाइजेशन होना शुरू हो गई कि भाई अगर हम यही तरीके का आ रहे थे, मच बेटर कि जो फार्मास्यूटिकल का रैप है उसको हमसे ज्यादा मेडिसिन के नाम आते हैं, हाँ, वो भी उसको फार्माकोजेनेटिक ज्यादा आते हैं। हाँ। तो मुझे कैसे हुआ, मैं ड्यूरिंग माई एजुकेशन मैंने एक क्लिनिक बनाया हुआ था, बनाया किसी के लिए था लेकिन मेरे को चलाना पड़ा, तो मेरा बड़ा सक्सेसफुल क्लिनिक चलता था। तो जब मैं थर्ड ईयर में आया तो मुझे रियलाइज हुआ फार्मास्यूटिकल पढ़ने के बाद या ड्यूरिंग दैट कि भाई हम जब दवाई मुंह में रखते हैं और उसकी जो एंड उसकी प्रोसेस है उसके कितने डायनामिक्स हैं, अब्जॉर्प्शन के, ड्रग इंटरेक्शन के, मोड ऑफ एक्शन के, डिफरेंट ऑर्गन पे डिफरेंट उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट के साथ साथ उसके डिफरेंट जो बेनिफिट है वो कितने लिमिटेड हैं। तो मैंने अपना क्लिनिक इमीडिएटली बंद कर दिया। बंद कर दिया? बंद कर दिया। मैं कहा ये तो बहुत मुश्किल काम है। मैं तो मतलब एक डॉक्टर ने अपना क्लिनिक मेडिकल स्टूडेंट था। अच्छा। तो मैंने, किसी ने मुझे कहा कि हमें क्लिनिक बनाते, उससे नहीं चला डॉक्टर से, तो मैं खुद, मुझे बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी स्टूडेंट लाइफ। तो honestly it was shocking to me, the medical profession is very difficult,
लेकिन जब Obvious. प्रैक्टिकल में लाइफ में गया तो मैंने देखा हमारी प्रैक्टिस तो सिंपली वही है जो मैं भी कर रहा था नॉन मेडिकल एज ए क्वैक कह लेना, जब स्टूडेंट लाइफ में शुरू कर देते हैं आप, तो मेरी प्रैक्टिस थी, किसी ने मुझे ट्रेन किया होता। अब चूंकि हम देहात में थे तो देहातों में हमारे से बड़ा डॉक्टर जो था ना वो डिस्पेंसर होता था, तो जो बड़ा डॉक्टर उसे मैंने ट्रेन किया होता। अच्छा। तो मेरी फुल ग्रिप थी मेरी, मुझे कोई पेशेंट भी आता था तो आई वाज एबल टू हैंडल इट। तो जिस वक्त मैंने इस अपने प्रोसेस को देखा तो मुझे ऑनेस्टली आई वाज गेटिंग फेड अप फॉर माय प्रोफेशन। तो मैंने कहा नहीं, ये इज द नॉट राइट फिनोमेनन, तो मुझे ये ऐसे प्रैक्टिस नहीं करना, आई हैव टू लर्न समथिंग मोर। तो मुझे एक कॉमन बात समझ आई कि जिसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो एक मरीज को बेचारे को नहीं पता उसने डॉक्टर से क्या लेना है। वो सिम्टम बताता है, डॉक्टर उसके अगेंस्ट एक जो मेडिकल रैप वगैरह बता के जाते हैं मेडिसिन वो लेके दे देता है। या डॉक्टर खुद भी बड़ी होती है, कोई शक नहीं बड़ी होती है, लेकिन मेडिकल रैप का मैं इसलिए कहता हूँ कि वो उस वक्त मेन स्ट्रीम में होती है मेडिसिन जो मेडिकल रैप प्रमोट कर रहे होते हैं, तो मेन स्ट्रीम मेडिसिन में लेके दे देते हैं। तो मुझे इससे कतन इख्तलाफ था, मैंने कहा भाई मैं लाइफ में ये काम नहीं करूंगा। तो आई स्टार्टेड माई सेल्फ टू फाइंड आउट कि क्या वे है कि लोगों को हील किया जाए। तो दैट वाज माई जर्नी। तो भाई मैंने हीलिंग की तरफ गया और इंटीग्रेटेड मेडिसिन की तरफ गया। तो भाई मैं आपको बताता जाऊं कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन है क्या। मेरा अगला सवाल यही था कि व्हाट इज इंटीग्रेटिव मेडिसिन। एग्जैक्टली। अभी देख रहा मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में मुख्तलिफ कंट्री में भी जाता हूँ, पेशेंट देखता हूँ। तो मैं एक रॉयल हॉस्पिटल के बड़े सीनियर डीन थे, तो मेरे सऊदी अरब में उनको नेशनलिटी भी दी हुई थी, उनकी एबिलिटीज के लिहाज को काफी लंबी प्रैक्टिस करके आए थे, मोर देन 2 डेकेड्स इन यूके। तो मैं कहते डॉक्टर साहब आप कैसे आप रॉयल फैमिली में इस तरह के लोगों को आप इंटीग्रेट करते हैं अपनी प्रैक्टिस में, बड़ा डिफिकल्ट है, हम तो रॉयल हॉस्पिटल में हम तो नहीं कभी इनको ऐसा इंटरेक्ट कर पाते। तो मैंने क्या कहते आपकी स्पेशलिटी क्या, मैं मेरी स्पेशलिटी इंटीग्रेटेड मेडिसिन। कहते होती क्या? मैं कहा भाई साहब बाहर प्रैक्टिस करके आए तो इट इज वेरी कॉमन, इसके ऊपर यूनिवर्सिटी बन चुकी है बहुत ज्यादा। तो खैर मैंने उसको बताया कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन ट्रेडिशनल मेडिसिन ही है, पर वो हम उसको कम्प्लीमेंट करते हैं अदर मेथोडोलॉजीज टू हील द पर्सन एज ए होल, यानी उसकी रूट काज पे जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको बॉडी फटीग है, बजाय मैं आपको पैनाडोल दे दूं जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं ऑब्वियसली, या ब्रुफेन ले लिया, पैनाडोल ले लिया, तो हम कहते हैं जी बड़े अच्छे हो गए, सुबह खाली शाम फ्रेश हो गए, फ्रेश हो गया। तो बेसिकली ये हम सिस्टम के खिलाफ है। तो वो फटीग है, इट्स नॉट ए डिजीज, वो एक सिम्टम है, नेचुरल जो सिस्टम है, सिम्टम है। बॉडी आपको रिस्पॉन्ड कर रही है पेन की शक्ल में या फटीग की शक्ल में, तो भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो इस बड़ी कॉमन चीजें आजकल, जैसे पोटेशियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, अदर मिनरल्स की कमी है, किसी अमीनो एसिड की कमी है, तो हम वो जो डेफिशिएंसी फैक्टर है उस काज के, उसकी तरफ हम नहीं जाते। तो इंटीग्रेटेड मेडिसिन क्या है कि हम ट्रेडिशनल मेडिसिन ही यूज करते हैं, तो कम्प्लीमेंट करते हैं जो उसका रूट काज में डेफिशिएंसी है। तो ये डॉक्टर की ड्यूटी है टू फाइंड आउट ईदर थ्रू द लैब टेस्ट और इज ओन एक्सपर्ट योर ओपिनियन। तो जब हम उसके मैग्नीशियम की कमी है तो मैग्नीशियम देंगे तो उसके ठीक परमानेंट ठीक हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपको यही रोकूंगी, जैसे अभी आपने कहा मैग्नीशियम की कमी है, पोटेशियम की कमी है, या और जो दूसरे बॉडी में विटामिन होते हैं उनकी कमी है, या मिनरल्स होते हैं उनकी कमी है। सो फौरी तौर पे जो मेरा जहन जाता है, या हम जितने आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है कि मैग्नीशियम है तो वो मैग्नीशियम गैल्सेट खा लें, अगर आपको और कोई चीज़ की कमी है तो फिर आप वो दूसरी चीज़ें, मल्टी विटामिन का बहुत ज़्यादा है, आप देखते हैं मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, कैंपेन्स पे करोड़ों लाखों रुपए खर्च होते हैं कि वो आप फ़ौरन, हम क्या करते हैं कि वो बहुत सारी बॉटल्स लेते हैं और उसमें खाना शुरू कर देते हैं। हम ये समझते हैं कि जो जितनी महंगी बॉटल होगी वो उतना अच्छा काम करेगी। तो इज इट ये सही तरीका है या बिल्कुल? देखें, इमरजेंसी के तौर पे तो पैच के लिए ठीक है, एक्चुअली ये अच्छा तरीका नहीं है। जितने भी मल्टी विटामिन्स हैं, मल्टी विटामिन्स, आई रिमेम्बर कि मैं 2000 में पाकिस्तान आया तो प्रेसिडेंसी में ठहरा था, तो मैंने हर ऑफिशियल के साथ बात की, तो उन्होंने एक डॉक्टर असलम थे जिन्हें इंट्रोड्यूस कराया, वो थे तो सीनियर ऑफिशियल थे हेल्थ डिपार्टमेंट। तो उन्होंने उनसे मैं किसी मौजूद में बात कर रहा था कि पाकिस्तान में माइनस की कमी है, तो उसके लिए हम कुछ चीज़ों को फिगर आउट करें। तो उन्होंने डिस्क्लोज किया जी मैं PhD किए मैंने, तो मैं एक बड़ा सीरियस काम कर रहा हूँ आजकल मल्टी विटामिन्स के ऊपर। तो मल्टी विटामिन इज नॉट गुड फॉर द ह्यूमन बॉडी।
चूंकि ये मल्टीविटामिन खुद आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं, तो उसका रिसर्च पेपर था। जब हम मल्टीविटामिन लेते हैं तो ये सिंथेटिक है, तो जब हम लेंगे तो किसी चीज़ मेटाबॉलाइज तो उसको करना है, हजम तो करना, निकालना भी है, तो उसको जो जैसे प्रोसेस करना वो हमारा लीवर है, तो इसके बाद हम अननेसेसरी लीवर के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। अच्छा, अब एक्सक्रीटरी प्रोसेस के लिए किडनी चाहिए या बाकी जितने एक्सक्रीटरी आर्गन है बॉडी के, तो किडनी इज द मेजर जो उसको एक्सक्रीट करेगा, तो अब उस किडनी के ऊपर भी लोड पड़ेगा। यही वजह है कि आज आप देखें लिवर के और किडनी के बहुत पेशेंट पाकिस्तान में पाए जाते हैं। कहाँ में एक तो बरमार कर रहे हैं आर्टिफिशियल चीज़ों की, जिसमें मल्टीविटामिन वन ऑफ द फैक्टर है, तो हमें ज़रूरत के मुताबिक टेम्परेरी लेने चाहिए और वो मल्टीविटामिन अपने लाइफ में लेके आने चाहिए जो आपका फूड बेस है। मैग्नीशियम की कमी है तो वो फूड लें जिसमें मैग्नीशियम ज्यादा है, पोटाशियम की कमी है तो वो फूड लें जिसमें पोटाशियम की। अच्छा, जैसे एक आम कॉमन, मैं मुझ समेत बहुत सारे लोग मेरे ख्याल में इसको कनेक्ट कर पाएंगे, मेरे सवाल को अपने आप से रिलेट कर पाएंगे कि मैग्नीशियम की बात हुई, जब मुझे होता है हाँ सोने से पहले हम मैग्नीशियम खा लेते हैं ताकि हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा सा जो जहन भी होता है वो रिलैक्स हो जाए, काम का बर्डन जो होता है, एंजाइटी होती है वो खत्म हो जाए। हमें लगता है उसको खा के अब बहुत अच्छी नींद आ रही है, और हम इतने यूज्ड टू हो गए कि जब तक साइड टेबल पे मैग्नीशियम की बोतल नहीं रखी हुई होगी जब तक हमें नींद नहीं आएगी। अगर हम उसको छोड़ना चाहें तो हम उसको फूड के जरिए कैसे उसको ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? बड़ा आसान है, आजकल तो वैसे ही इतना इंटरनेट ने चीज़ें आम कर दी हैं, लोगों को पता चल जाना चाहिए स्टडी से भी। बेस्ट है कि रात को ना आप 2 खजूर ले लें अर्ली खाने के बाद, खजूर ले लें और सोने को एक केला एक ले लें। खजूरें बेशक दूध के 1 कप के साथ ले लें और 1 केला, बिलीव मी आपकी मैग्नीशियम की गोली के बराबर। और फिर वो जो कॉन्सेप्ट आता है कि खजूर खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे और अगर उसके साथ दूध खा लेंगे तो वेट बहुत ज्यादा प्रोटॉन हो जाएगा, फिर वो मसला। मैंने 1 कप से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी की नीड है। हमें देखो बॉडी की जरूरियात को पूरा करना है। बिल्कुल। तो हर वो चीज गलत है या वो इंसान के लिए नुकसानदेह है जो बैलेंस से हट जाती है। अगर हम उसको एक्सेसिव यूज करेंगे तो वो नुकसानदेह, बैलेंस यूज करेंगे तो कोई चीज नुकसानदेह नहीं, बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है चीज। और बॉडी को वैसे भी मुख्तलिफ चीजों की जरूरत है, किसी एक ही कंटिन्यू चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी को तो हर चीज की जरूरत है। तो इसलिए ये अकेली नहीं है, अब इसमें फूड बहुत सारे हैं जो हम यूज कर सकते हैं, वेजिटेबल की शक्ल में, फ्रूट की शक्ल में चीज यूज कर सकते हैं जो हमारी इन चीजों को कम्प्लीमेंट करें। और जो सबसे बेस्ट है आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी फ्लैक्स सीड है, जिसको अलसी कहते हैं, फ्लैक्स सीड को पाउडर बना लें, वो आप ले लें, उसमें आपके मैग्नीशियम का, और अगर वैसे खा सकें तो वैसे बिल्कुल खा सकते हैं आप। करेंगे पंपिंग सीड है, इनमें मैग्नीशियम बहुत ज्यादा है। तो बजाय आप आर्टिफिशियल लेने के, आप जो 2-3 हज़ार रुपए की बाटल लेते हैं मैग्नीशियम की, उसकी बजाय ये 2-3 हज़ार की आपकी पूरी फैमिली के लिए महीने के लिए काफी है। एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है जी। तो ये है भी नेचुरल। ये ज़हन में रखना कि नेचुरल चीजें आपके लिवर पे, किडनी पे लोड नहीं डालती। आर्टिफिशियल इस तरह की चीजें आपके लिवर और किडनी को प्रोसेस के लोड डालती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, नहीं जिस्म का हिस्सा बन जाती हैं। दूसरा रूल ऑफ थंब ये है कि जो भी आपकी केमिकल ओरिएंटेड चीज है उसमें प्रोसेस करके एक सर्टेन टाइम में बॉडी में रह के निकल जाना है, अच्छे बुरे असरात छोड़ के, अच्छे और बुरे असरात छोड़ के। तो जो फूड है वो बॉडी में सिमिलेट हो जाता है। तो हमें तो वो चीज चाहिए बॉडी का हिस्सा बन जाए, सर्कुलेट कर जाए, हिस्सा बन जाए। तो फूड है, बायोलॉजिकल है, वो हिस्सा बन जाएगी और वही चीज हमारे काम आएगी लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, अब एक और भी चीज़ है, जैसे अभी हमने नींद की बात कर ली, बीपी और हाई ब्लड प्रेशर और ऐसा लगता है कि डायबिटिक हर दूसरे बंदे को। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि जो जिनकी ज़रा उम्र ज़्यादा होती है, यानी हमारे पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं, उनको होता था। लेकिन अब मैं ये देखती हूँ कि जो 25 या लेट 30s में भी हैं, उनको भी बीपी का इशू बहुत ज़्यादा है, डायबिटिक उनमें बहुत ज़्यादा, बहुत कॉमन है। हर घर में 2-3 पेशेंट तो आपको मिलेंगे। अच्छा, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से चीज़ें, हमारी खुराकें केमिकल ओरिएंटेड हो चुकी हैं, हमारे लाइफस्टाइल बेहंगम हो चुके हैं और हमारी तेजी की लाइफ जो है इसमें बहुत हलचल है। ये सोशल मीडिया दौड़ जो लगी है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में, हमने हर किसी से आगे निकलना है। तो इसमें सबसे पहले यह है कि इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर भरोसा होना चाहिए
और ये इत्काद आ जाना चाहिए कि भाई अल्लाह ताला ने हमें, मेहनत हमारा फ़र्ज़ है, मामला रब ताला की ज़ात ने हल करने। तो बुलिमी एक ऐसा फैक्टर है, आपका बीपी और डायबिटीज़ हो वो वहीं पे स्टैग्नेट हो जाएंगी, बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों डिजीज़ नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ना बीपी डिजीज़ है ना डायबिटीज़ डिजीज़ है, ये सिम्टम्स हैं। ब्लड प्रेशर, अच्छा डॉक्टर साहब, हम तो सोचते थे इससे बड़ी बीपी और डायबिटिक से बड़ी तो कोई डिजीज ही नहीं मैं है। वही कहना चाहता, ये आप कह रहे हैं कि लफ्ज़ है ना ब्लड प्रेशर, द प्रेशर ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी हम चेक करते हैं यहाँ, और वो ज्यादा है तो हम कहते हैं ये ब्लड प्रेशर हो गया। अब देख रहे प्रेशर की रीजन क्या है, आया किसी खून की नाली में सिकुड़वा गया, ना पाइप हो पानी वाला, उसको प्रेशराइज करेंगे तो दूर तक प्रेशर बिल्ड होगा उसका। मुमकिन है हमारी खून की नाली में सिकुड़वा गया हमारे खुराक की वजह से, हम ऐसी खुराकें खाते हो जो बहुत एसिडिक हो, तो और वो उसमें वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हो रही हो, तो वो एक फैक्टर बन गया। या ये हो सकता है कि हमारे हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस है, ऐसी खुराकें खा रहे हैं जिसमें हमारे हार्मोन इम्बैलेंस है, रेनन है, हमारा एड्रेनल है, कार्टिसोल्स है, एंजाइटी फैक्टर्स हैं। या हमारा ये हो सकता है कि हमारे कोई इंटेस्टाइन में कोई इश्यूज ऐसे बन चुके हैं, हमारी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस, देयर इज डजन्स ऑफ डिफरेंट रीजंस है, तो जो हमारे ब्लड प्रेशर का बायस बनती है। हमने उस सिम्टम को जो पीछे कॉज है उसको हमने एड्रेस करना है, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, बजाय कि उसको मेडिसिन पे लेके आए। और बदकिस्मती हमारी क्या है कि हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल इस पे लेके आ रहे हैं। और मैं ये फील कर रहा हूँ कि हमारे देखो ना रिलैक्सेशन नहीं है बॉडी में, तो मैग्नीशियम की बहुत डेफिशिएंसी आ रही है, और ये ग्लोबल फिनोमेना बन गया। मैग्नीशियम की, विटामिन डी की, B12 की, कोएंजाइम की, इनकी कमी आ रही है बिकॉज ऑफ GMO फूड्स, हमारी लाइफस्टाइल हैबिट्स। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने बजाय दवाइयों पे पैसा लगाने के, तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, बी का रूट काज उसकी एड्रेस हो जाएगी। तो अगर उसको टेबलेट में ले आएंगे तो बॉडी उसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अल्लाह ताला सिस्टम अंदर बनाया हुआ है कि अगर आप उसको बायोलॉजिकल ठीक नहीं करते और आर्टिफिशियल उसको कोई चीज़ पैच लगा रहे हैं, तो ब्रेन मैसेज देता है कि बॉडी को अपने नॉर्मल फिनोमेना को वही शटअप कॉल देता है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, ही इज गेटिंग एड फ्रॉम आउटसाइड। तो वो जो आउटसाइड एड है ना, वो ही बात बन जाती है परमानेंट मेडिसिन खाने की। तो कोशिश ये करें कि अपने लाइफस्टाइल को पहले चेंज करें, अपनी हैबिट को चेंज करें, कोई डेफिशिएंसी फैक्टर को एड्रेस करें बजाय मेडिसिन पे लगने के। ऐसे ही डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में कहता हूँ हमारी मरीज की तो बेचारे गफलत आई है, हमारे डॉक्टरों की भी गफलत है। जो डायबिटीज का पेशेंट आए उसका पहले ये एड्रेस करें कि भाई उसको डायबिटीज़ है भी या नहीं है। अब डायबिटीज़ क्या है, क्या पैंक्रियास काम नहीं कर रहा। डायबिटीज़ तो है 4-5 किस्म की, लेकिन मैं 2 को एड्रेस कर दूं नॉर्मल समझी जाती है। एक जो कि पैदाइशी में होगी, हमारा पैंक्रियास काम नहीं कर रहा। दूसरा कि जो हमारी डायबिटीज टाइप 2 है तो बाद में होगी, तो वो टाइप 2 सारी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है। अब तो टाइप 1 की भी इलाज आ चुके हैं, तो उसमें बहुत सारी स्टेम सेल की इंटरवेंशन है और बड़ी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। लेकिन टाइप 2 जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन हो चुकी है, तो टाइप 2 के लिए भी है कि जो डेफिशिएंसी फैक्टर उनको एड्रेस करें। जब उनको हम एड्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। और उसमें जो मेन कासेज इस वक्त आ रही हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल हैबिट्स। खाने पीने की हमारी आदत जो है ठीक नहीं है, उससे रेजिस्टेंट डेवलप हो रही है। और हमारी मूवमेंट ठीक नहीं है, हम लेजी हो चुके हैं, सुबह बैठे रहते हैं, फोन देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, या डिप्रेशन की बातें किए जाते हैं। तो ये हमारी रेजिस्टेंस फैक्टर को बढ़ा रहा है। फिर उसमें क्या है कि हमारी जो वॉकिंग स्टेप्स हैं वो हमारे बहुत सारे जो ना अफेक्ट हो रहे हैं। तो जब तक हम अपने लाइफस्टाइल में या जो डेफिशिएंसी फैक्टर है खुराक को ठीक नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल को ठीक नहीं, अपनी वॉक करना, रेजिस्टेंस फैक्टर जो है पेट को ठीक करना, सबसे बड़ा इश्यू जो है ना हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, प्रोफेशनल भी और पेशेंट भी। सबसे बड़ा इश्यू हमारे इंटेस्टाइन का है। उसकी रीजन क्या है कि हमारे स्ट्रेस फैक्टर इससे रिलेटेड है। इंटेस्टाइन मोटालिटी स्लो होती जा रही है बिकॉज ऑफ द फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स। तो जब मोटालिटी स्लो होगी तो बहुत सारे ऐसे हार्मोन है जो हमारे इंटेस्टाइन ओरिएंटेड है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, स्पेशली सेरोटोनिन जो है ये 90 to 95% सेरोटोनिन की जो प्रोडक्शन सोर्स है वो हमारे इंटेस्टाइन है। अगर वही स्लो है तो वो कम पैदा होगी, ऑटोमेटिकली जो वो कम लेवल होगा ब्रेन में, तो हैप्पी हार्मोन जो हमारा कम हो जाएगा, मीन तो डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, तो हमारी हर चीज़ स्लो होना शुरू हो जाएगी।
फिर हम उससे हाल क्या करते हैं, बजाय कि हम उसको एड्रेस करें इंटेस्टाइन को, हम उल्टी दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट या सोने की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो इन चीज़ों का हमें वर्कआउट करना चाहिए बजाय मेडिसिन में लग रहे के। तो जब ये सारे फैक्टर हमसे एड्रेस करने के बाद भी ना ठीक हो, तो देन इट मीन कि हमने को मेडिसिन की तरफ जाना चाहिए कि पैथोलॉजी बिहाइंड क्या है, तो उस पैथोलॉजी को एड्रेस करें। फॉर एग्जाम्पल खून की नाली में स्क्रो आ चुका है, फॉर एग्जाम्पल उसके हार्मोन डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो उसका कोई एंजाइटी फैक्टर में आई साइड का फैक्टर उसका है, कॉन्स्टिपेशन है उसको, या IBS है, यानी इन्फ्लेमेशन रहती है इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा, ये फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये पैथोलॉजिकल सेकेंडरी है। सबसे पहला फैक्टर है आपका लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट करने का। तो मैंने देखा कि लाइफस्टाइल से ही मैंने जितने पेशेंट ठीक किए हैं, मोस्टली मेरा जो मेन टारगेट होता है लाइफस्टाइल एडजस्ट करना। तो बिलीव मी, लाइफस्टाइल कंट्रीब्यूट टू रिवर्स द डायबिटीज टाइप 2 मोर देन 50%। देन पैथोलॉजी की तरफ हम आते हैं, और पैथोलॉजिकल जो फैक्टर उनको एड्रेस कर, डेफिशिएंसी मिनरल की है, विटामिन की है, उसको एड्रेस करते हैं। फिर हम देखते हैं उसके हार्मोन को बैलेंस करते हैं। तब जब देता है, ऐसे कुछ भी नहीं होता, तो फिर उसको मेडिसिन के ऊपर रखते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अगर उसकी बॉडी उसके एडजस्ट हुई है तो उसको आस्ता आस्ता रिवर्स करते हैं। मैंने जितने पेशेंट किए इसी से ठीक है। और उसकी मेन कोर जो है उसकी गट है, डायबिटीज की भी और ब्लड प्रेशर। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।